ओके, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। मेरी आवाज पूरी आ रही है? वेरी गुड। लेट मी स्टार्ट दिस, शेयर द स्क्रीन। कौन सा शेयर करूं? स्क्रीन, एक मिनट जरा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, ये बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? हेलो, मैंने जो भी लिखा नो वो सर। ओके, जरा रुको थोड़ा, एक मिनट। आज मैंने सोचा मैं थोड़ा ये बोर्ड बदलता हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। प्रॉब्लम ये है कि ओके, स्क्रीन तुम्हारा ये है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा रुको। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। एक मिनट रुको, था गड़बड़ हो रही है पता नहीं। जस्ट अ मिनट। पहले मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन, फिर मैं करता हूँ ये। ओके, मेरी आवाज अब दिख रहा है कुछ स्क्रीन प्रिंट? कैन यू सी दैट? अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आ रहा है नजर? यस सर। इन रेड कलर? नो सर। मतलब मैं लिख रहा हूँ कुछ दिख रहा है ना, ये जो मैंने लिखा अभी? नो सर। कुछ भी नहीं? सर आपने जो लिखा वो हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड जो है वो दिख रहा है? यस सर। कैसा बोर्ड है ना ये? लाइंस विद सर सर इसको कुछ ऊपर से MHRD स्टेट्स गूगल लिख के है। अरे ये सर कौन आपके सा? लैपटॉप का स्क्रीन आ रहा है। अरे हाँ, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट जरा रुको तुम। मैं इसे बंद करता हूँ फिर। एक मिनट जरा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। एडमिट, ठीक है ठीक है, ओके। अब कुछ आ रहा है नजर? हाँ? नो सर। अरे यार ये क्या है? सर तो वही स्क्रीन फिर से। वही स्क्रीन फिर से? चलो रहने दो, फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे करते थे। कहाँ गया वो? अब तो वो असली वाला भी गुम हो गया। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देखो इसके टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में। चलो पुराना ही करते हैं। ओके, आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे। यूनिट 2 हमारा हो चुका है, तो यूनिट 3 में हमें जो पहली चीज करनी है वो है बर्नस्टीन इनइक्वालिटी। हालांकि हम इसको एक तरह से प्रूव कर चुके हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस-लूकास थ्योरम, तो लेकिन हम इसको प्रॉपरली यहाँ करेंगे फिर से एक बार प्रूव, क्योंकि ये लिखा हुआ है हमारे यूनिट 3 में, पहला चीज यही लिखी हुई है। ओके, so let's do that. So it says that if pz is a polynomial of degree n, polynomial of degree n, then this is true. Maximum over the mod z equal to 1, modulus of pz is always less than equal to n times maximum over mod z equal to 1 p dash z, where p is the derivative, and of course the result is sharp. The result is sharp, and equality in one holds obviously for p of z equal to alpha times z raised power n, where alpha is any non-zero complex number, and you can easily check it will be equal. क्यों? क्योंकि p dash z किसके बराबर होगा यहाँ पे? It will be n times alpha z raised power n minus 1. Or of course, if you take the maximum
over the mod z equal to 1, what do we get? P dash z, अगर मैं लूँ इसका maximum, mod z equal to 1, it should be just an alpha. Actually, why mod z? Any value, not just maximum. तो मेरे कहने का मतलब है this is equal to this thing for all mod z equal to 1. And similarly, what is mod of p of z? This is equal to alpha for all mod z equal to 1. So what does that mean? That means actually p dash z is equal to n times, मैंने गलत तो नहीं लिखा? हाँ ठीक है, वो मतलब एक्चुअली रिवर्स में लिखना चाहिए. So p dash z is this thing, all mod z equal to 1, p of z is this thing. So that means what? मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, गलत मैंने ये लिखा कि यहाँ पे आना चाहिए mod, because this could be a complex number. So it would be mod of alpha, और ये होगा mod of alpha for mod z equal to n. So actually हो गया ना? This is actually, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, p dash z is actually equal to n times mod of p, जो ना ये है p of z for all mods are equal to 1, and taking maximum on both sides you get equality in this inequality. ठीक है? So equality holds, therefore the inequality is of course sharp, but it cannot be improved more. So proof इसका हम एक बार कर चुके हैं, चलो फिर से करते हैं थोड़ा सा. Actually using almost the same idea. Let m be equal to maximum mod z equal to 1 p of z. Let us call this 1. Let this be equation second. Then of course I can say p of z चूंकि इसका maximum है, in mod should be less than or equal to m for all for mod z equal to 1, and let lambda be any complex number such that modulus of lambda is strictly bigger than 1. So this would imply that mod of p of z would be less than, ऐसे मैं करूँगा, lambda times z raised power n into m for all mod z equal to 1. जब भी mod z 1 होगा तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. Of course it is less than or equal to m, and I have multiplied by a number जिसका mod bigger than 1 है. So this should be the strict inequality. Now as usual ऐसी situation में applying the Rauch's theorem to the polynomials, to the सीधे में लिखता हूँ, applying Rauch's theorem, we conclude, ऐसा कर सकते हैं that ये जो polynomial है lambda m into z raised power n and p of z plus lambda into m z raised power n have the same number of zeros, and the same number of zeros in mod z less than 1, क्योंकि बाउंड्री पे इसको डोमिनेट करता है, उसका मतलब this plus this should have, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है और जो सम पॉलिनोमियल है उनके जीरो सेम होने चाहिए विद इन द बाउंड्री. अगर बाउंड्री पे जो डोमिनेटिंग पॉलिनोमियल है एक, तो जो कि राउचेस थ्योरम है. सो बट lambda into m z raised power n has all its zeros inside, क्योंकि इसका एक ही जीरो है n times of order n, that is the origin, has all its zeros inside mod z less than 1. Therefore all the zeros of f of z equal to pz plus lambda into m times z raised power n are inside mod z less than 1. Hence by Gauss-Lucas theorem, जो कि हमें कहता है इसका डेरिवेटिव के zeros भी सारे के सारे होंगे in mod z less than 1. Hence by
Gauss-Lucas theorem. All the zeros of the derivative its derivative, that is f dash z, which will be the same thing as p dash z plus n times lambda z raised power n minus 1 into m, also lie in mod z less than 1, which implies that, मतलब इससे ये साबित होता है कि mod of p dash z must be less than equal to n into z raised power n minus 1 into m for मतलब outside this disk, because मतलब because otherwise because if p dash at z naught is in mod strictly bigger than this thing for some mod of z naught greater than equal to 1, then taking lambda equal to, मतलब lambda लेंगे हम obviously so that it is, मतलब lambda हमने लिया है ना bigger than 1, तो bigger than 1 क्या आएगा, of course p dash z naught divided by n into mod z raised power n minus 1 into n. अगर मैं ये लेता हूँ, of course ये नहीं लेते, चलो माइनस लेते हैं क्योंकि वो वहां कैंसिल, अगर मैं लैम्डा को ये लेता हूँ then mod of lambda is bigger than 1, और अगर मैं इसको जो हमने लिया था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा अपने पॉलिनोमियल में, इसमें जिसके सारे के सारे जीरोस इनसाइड है, तो अगर मैं लैम्डा की जगह लिखूंगा क्या था, सो आई वुड गेट देन f of z नॉट जो होगा, f of z नॉट होगा p of z नॉट प्लस lambda टाइम्स n तो नहीं है, गुड, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या लिया, f dash at z नॉट लेते हैं, मैं लिखता हूँ मैंने क्या लिया, f dash at z नॉट होगा p dash at z नॉट, ठीक है, lambda into z नॉट फॉर दिस वैल्यू ऑफ lambda, तो अगर मैं, चलो इसको नाम देते हैं कुछ, थर्ड इक्वेशन, चलो टेकिंग lambda इक्वल टू दिस इन थर्ड, हमें मिलेगा f dash at z नॉट इज इक्वल टू p dash at z नॉट प्लस n, अब थोड़ा यहाँ देखना है, into minus p dash at z naught divided by n into mod of z naught raised by n minus 1 into, ये mod नहीं है यहाँ पे, यहाँ z naught है, okay, z naught raised by n minus 1 into m, lambda की जगह ये आ गया, ऊपर आएगा z naught raised to power n minus 1 into m, of course this would be 0, and mod of z naught is bigger than equal to 1, which is a contradiction to third, क्योंकि थर्ड कहता है सारे के सारे इसके जीरो इनसाइड है, यहाँ पे हमें एक जीरो मिला which lies outside the unit disk, so therefore this is true, therefore hence 3 is true, hence 3 is true, okay. in particular तो हमें क्या मिला, हमें इससे ये मिला, कहाँ गया, हाँ, तो उससे हमें ये मिला, राइट, सो अगर ये ट्रू है तो हमने, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ तो ठीक थे, सो दिस इंप्लाइज दिस, तो अगर ये होता तो देयरफॉर, चलो मैं इसको लिखता हूँ, स्टार इज ट्रू, देयरफॉर थर्ड तो ट्रू है ही, उसकी मतलब उसकी इंप्लीकेशन है स्टार, देयरफॉर थर्ड ट्रू है तो स्टार ट्रू है, अगर स्टार ट्रू है तो हमारा काम हो गया, स्टार क्या है, स्टार है p dash z is less than equal to n times, तो अगर मैं mod z equal to 1 पे इन पर्टिकुलर लूं
सो मेरे कहने का मतलब ये है, आई कुड हैव p dash of z is less than equal to n times m for mod z equal to 1, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू था, लेकिन अगर मैं mod z इक्वल टू 1 लेता हूँ तो mod z अगर 1 है तो ये टर्म 1 हो जाएगी एंड आई विल गेट जो मुझे चाहिए था। क्योंकि फॉर ऑल z है, देयरफॉर मैक्सिमम के लिए भी ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू। सो दैट प्रूव्स ओवर, और ये तो है m is actually maximum z equal to 1, so that proves Bernstein's inequality. This proves this here. अब हम इसकी एक जनरलाइजेशन करेंगे जो हमें करनी है बेसिकली, क्योंकि वो तो हम कर ही चुके थे। जनरलाइजेशन ऑफ Bernstein's inequality. Inequality. आमिर, अगर तुम आए हो तो अटेंडेंस देख लेना। कैन यू हियर मी आमिर? सर अटेंडेंस देख लेना। तुम रखते हो ना अपनी जगह अटेंडेंस का रिकॉर्ड? मंडे को वो सारी लाना है, मंडे को आना है ना तुम लोगों को। यस सर। तो वो अटेंडेंस साथ लाना, ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके। तो ये जो थ्योरम है ये इसी की जनरलाइजेशन है, वो ये है कि लेट एफ जेड बी ए पॉलिनोमियल of degree n having all its zeros, यानी अगर हम फिर इससे हम वो डिराइव कर सकते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब वही होता है। इन mod z less than equal to 1 and let pz be a polynomial of degree at most n, ये जरा ध्यान रखना, डिग्री एट मोस्ट n, यानी ये तो है ही पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, लेकिन fz, लेकिन जो हमारा pz है उसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है, such that mod of p of z is less than equal to mod of this capital F of z for mod z equal to 1, then एक्चुअली हमने इसका भी एक फॉर्म किया था पहले, लेकिन ये थोड़ा हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये भी गॉस लुकास थ्योरम से ही एक्चुअली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका प्रूफ अलग से करेंगे यूजिंग द रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल का आइडिया। देन p dash z भी होगा less than equal to mod of f dash z for mod z bigger than equal to 1. Okay, so you have to remember that pz is a polynomial of fz is a polynomial of degree n, pz is a polynomial of degree at most n, and fz जो है वो dominate करता है इसको on the boundary. Then f dash z would dominate it not just on the boundary, in the boundary as well as outside. लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, f of z के सारे zeros होने चाहिए inside the closed unit disk, ये important है। Okay, proof. Now by hypothesis, all the zeros of f of z lie in mod z less than equal to 1. Therefore, the conjugate polynomial, मैं conjugate polynomial को भी define करूँगा। Conjugate polynomial, let me call it g of z, जिसको हम लिखते हैं z raised power n into f of 1 by z bar का whole bar, the bar means conjugation, has all its zeros outside, या outside in, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब outside this region means in this region. अब पहले ये conjugate polynomial होता है ऐसे, देखो suppose p of z is, तुम्हें पता है conjugate polynomial, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
यस और नो? चलो, कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल No, sir. कोई बात नहीं। अब हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से, मतलब ये वंस एंड फॉर ऑल याद तुम रखोगे क्योंकि ये काफी जगह यूज होगा, इसीलिए मैं इसमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहता हूँ, राइट? अगर पी ऑफ जेड ये है, पी ऑफ जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एफ ऑफ जेड ही रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है पॉलिनोमियल को। एफ ऑफ जेड अगर ये पॉलिनोमियल है, तो व्हाट वुड बी एफ ऑफ 1 by z bar? It would be, of course, what will be this? an 1 by z bar raised to power n, है ना, plus an minus 1 1 by z bar raised to power n minus 1, and you have to remember that z1 into z bar is, मतलब ये ध्यान में रखना है, ये बराबर होता है z1 बार into z2 बार। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब z सपोज बार into z बार is equal to z बार का स्क्वायर is also equal to z स्क्वायर का बार। मतलब सो हम ये बार और स्क्वायरिंग या रेज्ड पावर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो इट शुड बी a1 by z बार प्लस a0, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे को फिर से ये लगा दूं f of 1 by z बार का होल बार, व्हाट डू यू गेट? देखो क्या होगा, कोएफिशिएंट्स पे बार आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, इजंट इट? सो क्योंकि डबल बार से कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाएगा, सो इट विल बी 1 by z raised power n plus an minus 1 by bar into 1 by z raised power n minus 1 plus so on and so forth, a1 bar divided by z plus a0 bar। तो और अगर मैं इसको z raised power n से मल्टीप्लाई करूं, यानी जो ना मैंने यहाँ कंजुगेट पॉलिनोमियल लिया था, राइट, इसको मैंने gz कहा है, वो किसके बराबर होगा? z raised power n से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, वो बन जाएगा cos a0 z raised power n, मैंने गलत तो नहीं किया, बिल्कुल सही, तो इट वुड बी a0 z raised to power, मैंने गलत किया, कुछ नहीं किया, चलो z raised power n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इट वुड बी an बार, ठीक है, प्लस an minus 1 bar into z plus so on and so forth plus a1 into z raised power बार है यहाँ पे प्लस a0 बार। हाँ, तो अब ये सही हो गया। सो मेरा जो कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल होता है, ये मैं रफ ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर पॉलिनोमियल ये है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, मतलब z raised power n into f of 1 by z बार का होल बार एक्चुअली होता है, यानी हमें कोएफिशिएंट्स को बार लगाना है और z के पावर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी इट वुड बी, हाँ यहाँ पे होना चाहिए z raised power n, ये होगा a0 bar into z raised power n plus a1 bar into z raised power n minus 1 प्लस, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे, an minus 1 bar into z plus an bar। तो इस तरह से ये होता है। Now look at this, suppose f of some zi, इसका कोई जीरो है, is equal to 0, f of zi is 0। Now what would be g of, अच्छा f of zi अगर 0 है, पॉलिनोमियल का कोई जीरो था f का, तो उसका मतलब f of zi बार अगर मैं पूरा लूं वो भी 0 होगा, इज इट क्लियर? क्योंकि कॉन्जुगेट जीरो का कॉन्जुगेट 0 ही होता है। अब अगर मैं लूं g of 1 by zi, 1 by zi बार अगर मैं लूं तो वो क्या बन जाएगा, इसमें इस इक्वेशन में देखो, तो वो बन जाएगा a0 बार into of course 1 by zi bar whole raised power n plus a1 zi bar, of course यहाँ बार है इधर भी, n minus 1 plus so on and so forth, a n minus 1 bar into 1 by zi bar plus a n bar। और अगर मैं zi raised to power bar whole n को बाहर निकालूं, राइट, तो बचेगा क्या? नहीं, 1 by -1 को लिख दिया, फिर से कहाँ गया रबर, अगर मैं इसको लिखूं, देखो क्या मिलेगा मुझे,
अगर मैं 1 by zi bar raised for n को बाहर निकालूं, you should get an bar zi raised for n bar plus an minus 1 bar into zi bar raised for n minus 1 plus so on and so forth. Of course, a1 bar into zi bar plus a naught bar, which is nothing but 1 by zi bar raised to power n into f of zi whole bar, which is 0. ठीक है, तो उसका मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है, लेट मी राइट, अगर कोई पॉलिनोमियल है fz, राइट, उसका कोई 0 है zi, तो उसके रेसिप्रोकल का 0 होता है 1 by zi bar, where g of z जो है that raised power n f of 1 by z bar whole bar, अगर g of z है तो g of this thing is equal to 0. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ, अगर अब देखो, अगर zi है लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 by zi bar जो होगा वो होगा 1 by of course this thing, क्योंकि मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेम होता है, यानी अगर इसका 0, अगर इसके सारे जीरोस लेस देन इक्वल टू 1 है, तो gi के जो जीरोस है उनका मॉडुलस भी इक्वल टू 1 होगा, यानी जो कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल है, अगर ओरिजिनल पॉलिनोमियल के जीरोस इनसाइड है जो कि यहाँ है, तो इसका जो कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल है इसके सारे जीरोस आउटसाइड हो जाएंगे, यही पे लिखते हैं। सो वंस वी, मतलब ये हम काफी जगह यूज करेंगे कि कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल, मतलब आइडिया तो तुम्हें इससे मिल गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो उसका मतलब इस कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल के सारे जीरोस आउटसाइड होंगे, रीजन मैंने अभी बता दिया। मोर ओवर इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मोर ओवर फॉर mod z इक्वल टू 1, g of z जो बराबर होगा, जो कि है बराबर z raised power n into f of 1 by z bar, ठीक है, but this is equal to mod of z raised to power n into f of 1 by z bar, क्योंकि कॉन्जुगेट और इसका मॉड सेम होता है। लेकिन अगर मॉड z इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 implies that, what does it imply? It implies that z into z bar is equal to 1, which means z is the same as 1 by z bar. So this is nothing but, ये तो 1 होगा, this is nothing but mod of z, यानी ये इनका मॉडुलस बराबर होता है for mod z equal to 1. And if अगर मैं उसका भी इसी तरह से बाहर लूंगा q of z, जो कि बराबर है, मतलब अगर मैं जो ना मेरा दूसरा पॉलिनोमियल था ना p of 1 by z bar whole bar, इसको कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल लूं, then as before, इसके जीरोस का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि q of z would be the same as mod of p of z, right? लेकिन वो किससे, वो तो गिवन है, it is less than equal to mod of f z, बट वो तो बराबर है mod of gz के। It implies that mod of qz should be less than equal to mod of gz. Of course, ये बराबरी तभी है जब for mod z equal to 1, क्योंकि ये इक्वालिटी है for mod z equal to 1, ठीक है। Where of course ये इंपॉर्टेंट है कि gz का कोई भी जीरो इनसाइड नहीं है, यानी g of z is not equal to 0 for any mod for mod z strictly less than 1, क्योंकि इसके सारे जीरोस आउटसाइड, ठीक है। Hence, तो you have to remember this, मतलब ये वाला तुम्हें रिमेंबर करना है, तो इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, माय जो क्लेम है
It implies जो हमने इससे पहले किया था, for every lambda with modulus of lambda greater than 1, I must have mod of q of z strictly less than lambda times g of z in modulus for mod z equal to 1. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मतलब वही ना करेंगे जो इससे पहले किया था. मतलब लेट मी लीव इट टू यू, जो हमने वहां ट्रिक की थी वही यहाँ पर भी करनी है. एनीवेज, so it follows from Rauch's theorem, क्योंकि बाउंड्री पे मतलब एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं. So it follows that f of z नहीं g of z, lambda of g of z कह लो या g of z ले लो, I should have lambda of g of z and उनका sum f of z, small f of z equal to q of z plus lambda times g of z have the same number of zeros in modulus of z strictly less than 1. लेकिन इसका तो कोई जीरो वहां है ही नहीं. Therefore f of z does not vanish in mod z less than 1. ये जो नया वाला मिला, इट कैन नॉट वैनिश इनसाइड, क्योंकि वो वैनिश नहीं करता, क्योंकि उसका कोई जीरो नहीं है, तो इसका भी कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ Rauch's theorem. Note that furthermore f of z is not also not equal to 0 for mod z equal to 1, because otherwise as well. Why? Sorry, मैंने 0 लिख दिया. यानी अंदर तो ये वैनिश नहीं करता, लेकिन ये बाउंड्री पर भी वैनिश नहीं करेगा, बिकॉज अदरवाइज क्या, अदरवाइज यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये इसके बराबर हो जाएगा. लेट मी यहाँ रब करता हूँ पहले में. Also this must be true because otherwise क्या होगा, चलो लिख देता हूँ, because otherwise you would have q of z naught plus lambda times g of z naught would be equal to 0 for some mod of z naught equal to 1, which would imply that modulus of q of z बराबर होगा z naught lambda times mod of course mod of lambda g of z naught for some z naught equal to 1, which would be, चूंकि इसका bigger than 1 है, so you would have g of z naught would be for some mod of z naught equal to 1, which is not true. Why? Because of this. Sorry, मैंने क्या लिख दिया, राइट, क्योंकि हम इससे पहले कर चुके हैं वो, ना जो ओरिजिनल हमारा जो हाइपोथेसिस है आफ्टर डूइंग दोस. हाँ, ये for mod z equal to 1, q of z is always less than equal to g of z, और यहाँ हमें मिल रहा है q of z naught is bigger than g of z naught for some value on the boundary. A contradiction या contradicting, उसका नाम कुछ रख देते हैं, contradicting star, चलो उसका नाम स्टार रख देता हूँ. मैंने कहा था ना इसको हमें यूज करना है, ठीक है, contradicting star. So what does that mean? उससे हमें ये मिला, देखो इनसाइड भी ये लेस देन इक्वल टू है ना, कहाँ गया, यानी हाँ ये f of z जो है ना ही यहाँ वैनिश करती है ना ही इसके अंदर, which implies f of z is not equal to 0 for mod z less than equal to 1. Right? Right. Okay. So that is q of z, जो कि इसका दूसरा नाम है,
lambda times g of z does not vanish in mod z less than equal to 1, which implies I should have written it. चलो इसको यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी लिखने से थोड़ा सा बिगड़ जाएगा मसला। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, मतलब इट इज नॉट जीरो, देयरफॉर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ यानी g ऑफ z में लूँ z रेज पावर n यानी इसका कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल में क्या रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट 1 by z बार का होल बार है ना, will therefore have all its zeros inside mod z less than equal to 1, क्योंकि इसके बाहर है तो इसके अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर उसका zi 0 है तो इसका 1 by zi बार होता है। ओके, इसके सभी जीरोस यहाँ है, लेकिन ये है किसके बराबर, मैं वही करने वाला था। सो इट वुड बी z रेज पावर n। अब अगर मैं उसको लिखूं क्या है वो, it would be what was q of course it is q of 1 by z bar whole bar, ऐसे मैं लिखता हूँ, प्लस I have got lambda, हमने क्या क्या लिखा था, चलो साथ में क्या था इसकी g, इसकी डेफिनेशन में it was g of 1 by z bar, ऐसा बनेगा वो। So which would be equal to z raised power n into q of 1 by z bar का, क्योंकि you can distribute this conjugation, of course यहाँ lambda bar आ जाएगा, and you will z raised power n into g of 1 by z bar का whole bar। लेकिन हमें उनका तो नाम पता ही है, that is just p of z plus lambda bar times अपना capital F of z। So therefore इसके सभी zeros, that is all the zeros of p of z जो हमें वापस मिला lambda into f of z lie inside mod z less than equal to 1। Hence by Gauss-Lucas theorem, जो कि हम करते हैं, Gauss-Lucas theorem, all the zeros of its derivative also lie in the same region। और वो डेरिवेटिव क्या है, p dash z plus lambda bar times f dash z lie inside mod z less than equal to 1, oh sorry less than equal to 1 greater than equal to 1। चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, start, which implies that p dash z is less than equal to mod of f dash z जो मुझे प्रूव करना था for mod z greater than equal to 1। For otherwise, for if ये हमें प्रूव करना है, मैं कह रहा हूँ इससे ये मिलता है, कैन यू डू इट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा होम असाइनमेंट है, शो दैट कि ऐसा ही होना चाहिए, यानी अगर फॉर सम z नॉट बिगर देन इक्वल टू 1 इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। या मैं लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ है ना, यहाँ लेस देन 1 मिनट है, इसलिए तुम्हें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी को अवॉइड